चुनावी शो, मोदी ने लगाया जोर। कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है। आज पीएम का प्रचार, कल राहुल करेंगे वार। जितनी उन्होंने नफरत फैलाई उससे दुगना हमने मोहब्बत करी। बीजेपी को तीसरा टर्म, क्या कांग्रेस करेगी रिटर्न? अगर सबसे बड़ी कोई भ्रष्टाचारी सरकार है तो आपकी सरकार है। हरियाणा में फिर से हैट्रिक इस बार हम मारेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज हरियाणा के सोनीपत में थे। कांग्रेस पार्टी पर खूब हमले किए, हमलावर रहे। उनकी दूसरी रैली थी हरियाणा में। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा, भ्रष्टाचार को लेकर घेरा। प्रधानमंत्री ने जम्मू कश्मीर को लेकर भी कांग्रेस पर हमला किया। कहा कि हरियाणा के संतानों पर पत्थरबाजी हुआ करती थी, लेकिन कांग्रेस और उसके सहयोगी अब भी 370 की वापसी चाहते हैं। पीएम मोदी ने हरियाणा में किसानों को 10 साल पहले कांग्रेस राज की याद कराई। पीएम मोदी ने कहा कि तब किसानों की जमीन दलालों और दामादों को दे दी जाती थी। आज हल्ला बोल में हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। हरियाणा कौन जीतेगा, उसकी जंग के इर्द गिर्द जम्मू कश्मीर से लेकर राजधानी, किसान से लेकर जवान, जवान से लेकर पत्थरबाजी, हर मुद्दा चर्चा का विषय बना हुआ। शहजाद पूनावाला राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, कुलदीप कुमार प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, प्रतीक सोम पक्ष रखेंगे जेजेपी का। लेकिन इससे पहले कि सवालों की शुरुआत करें, ये रिपोर्ट देखिए। फिर एक बार कांग्रेस का शाही परिवार देश का सबसे भ्रष्ट परिवार है, और जब हाईकमान भ्रष्टाचारी है तो नीचे फिर लूट का खुला लाइसेंस मिल ही जाता है। प्रधानमंत्री मोदी हरियाणा में थे। उनके निशाने पर थी कांग्रेस पार्टी। उन्होंने गांधी परिवार पर जोरदार हमला किया। भ्रष्टाचार से लेकर दामाद, हर मुद्दे पर घेर दिया। आज जो नए वोटर है ना, 18 साल 20 साल के, उन्हें तो पता तक नहीं होगा कि 10 साल पहले हरियाणा को कैसे लूटा गया था। तब हरियाणा में किसानों की जमीन को जम करके लूटा गया। कांग्रेस ने हरियाणा को दलालों और दामादों के हवाले कर दिया था। हरियाणा का पीएम मोदी ने सोनीपत की रैली में राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान को लेकर भी कांग्रेस को घेरा। कांग्रेस के शाही परिवार से जो भी प्रधानमंत्री बना, उसने हमेशा आरक्षण का विरोध किया है। आरक्षण का विरोध, आरक्षण से नफरत, ये कांग्रेस के डीएनए में है। जब जब कांग्रेस सरकार से दूर रही है, तब तब गरीबों को, एससी, एसटी, ओबीसी को उनका हक मिला है। और जब जब कांग्रेस सरकार में रही है, उसने दलितों, पिछड़ों का हक छीना है। फिर एक बार पीएम मोदी के हमले के बाद कांग्रेस ने पलटवार किया। एक के बाद एक कई सवाल पूछ लिए। फिर एक बार मोदी जी, हम जानना चाहते हैं कि आपकी पार्टी ने 10 साल में 5 अध्यक्ष अपने यहाँ हरियाणा में बदले, उसमें से कितने दलित थे? आपने अपने राष्ट्रीय कितने अध्यक्ष, आपके प्रधानमंत्री बनने के बाद कितने अध्यक्ष आपके दलित आए? बताइए, आज तक आरएसएस के कितने प्रमुख दलित आए हैं? आप केवल जातिवाद और इन तमाम चीजों पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। देखिए, हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की हवा बह रही है। तीसरी बार हम वहां जीतने वाले हैं। प्रधानमंत्री की सभा में जिस तरह की भीड़ आई है, जिस तरह लोगों ने उत्साह दिखाया है, और प्रधानमंत्री ने भी हरियाणा के लोगों का दिल जीत लिया है। उन्होंने जिक्र किया है खेल का, किसानों का। वहां पर जिस तरह तेजी से डेवलपमेंट का काम हो रहा है, हरियाणा में फिर से हैट्रिक इस बार हम मारेंगे। हरियाणा की सत्ता पिछले 10 सालों से बीजेपी के पास है और तीसरी बार सत्ता में आने की चुनौती है। दूसरी ओर कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंक दी है।
वो सोचते थे भी एंटी इनकम्बेंसी है 9.5 साल का, कि नॉन परफॉर्मिंग गवर्नमेंट थी वो, ये कोई उनकी अचीवमेंट नहीं। तो शायद फेस बदल लें तो एंटी इनकम्बेंसी कम हो जाएगी, लेकिन ये चेहरे बदलते रहेंगे। लोगों ने इनको बदलने का फैसला कर रखा है। जमीन पर हमने काम किया है और आज के दिन जो स्थिति है हरियाणा में, और सारा देश, सारा मीडिया बोल रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी, तो मैं समझती हूँ उसमें सबका थोड़ा बहुत, शैलजा का भी योगदान होगा, उससे ज्यादा जो कांग्रेस के वर्कर हैं उनका योगदान जमीन पर रहा है। तो सबने मिलजुल कर ये स्थिति बनाई है कि आज सारा देश कह रहा है कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी। हरियाणा के वोटरों को साधने के लिए पीएम मोदी ने जम्मू कश्मीर की भी एंट्री कराई। अब मत भूलिए, कांग्रेस की कुनीति से निकले पत्थर हरियाणा की संतानों पर फेंके जाते थे। आज जब जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण मतदान होता है तो सबसे अधिक खुशी हरियाणा की वीर माताओं को होती है। लेकिन कांग्रेस और इसके साथियों को जम्मू कश्मीर में शांति पसंद नहीं है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में फिर से धारा 370, आर्टिकल 370 वापस लाना चाहती है। कांग्रेस जम्मू कश्मीर में आतंक और अलगाव को फिर से हवा देना चाहती है। तुष्टीकरण के लिए कांग्रेस देश के दुश्मनों के एजेंडा को भारत में लागू करना चाहती है। पीएम मोदी हरियाणा में थे तो राहुल गांधी जम्मू कश्मीर में। उन्होंने किसानों और देश के साथ कांग्रेस के दिल का रिश्ता बताया। नफरत से किसी को फायदा नहीं होता है। नफरत के बाजार में, हर स्टेट में हमने मोहब्बत की दुकान खोली। मेरा आपका रिश्ता राजनीतिक रिश्ता नहीं है। मेरे दिल में जम्मू कश्मीर के लिए क्या फीलिंग है आप सब जानते हो, मुझे कहने की जरूरत ही नहीं। ये आप समझते हो, ये खून का रिश्ता है, बहुत पुराना रिश्ता है, मोहब्बत का रिश्ता है। चुनावों का ऐलान हुए 1 महीने से ज्यादा बीत गया है, लेकिन इस 1 महीने में विधानसभा की 90 सीटों वाली हरियाणा में पीएम मोदी ने अब तक सिर्फ 2 रैलियां की हैं। आज तक शहजाद पूनावाला जी प्रवक्ता बीजेपी के मोर्चा संभालिए, उसके बाद अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस के बोलेंगे। कुलदीप कुमार आम आदमी पार्टी भी इस बार चुनावी मैदान में है। सब अलग अलग लड़ रहे हैं, जेजेपी भी अलग अलग लड़ रहे हैं, लेकिन वो आजाद समाज पार्टी के साथ गठबंधन में है। वहीं आईएनएलडी और बीएसपी का गठबंधन हुआ है। शहजाद पूनावाला जी, सबसे पहले आप ही के पास आते हुए, क्या दामाद कार्ड से हरियाणा जीतने की इस बार सोची है बीजेपी ने? क्योंकि इस मुद्दे पर, भ्रष्टाचार के इर्द गिर्द, पीएम ने बड़ा हमला बोला है कांग्रेस पार्टी पर। अंजना जी, दामाद एक मानसिकता का परिचय तब मिलता है। याद होगा आपको कि जब कांग्रेस की सरकार थी, MRMGF स्कैम, गुड़गांव अम्यूजमेंट पार्क स्कैम, स्काईलाइट स्कैम, वजीराबाद स्कैम, RGCT स्कैम, रोहतक लैंड स्कैम, कुरुक्षेत्र लैंड स्कैम, पंचकुला लैंड स्कैम, ड्रेन स्कैम, स्कैम ही स्कैम देती थी। और सारी स्कैम पे क्या कार्रवाई हुई है वो भी गिनाने के लिए मैं तैयार हूं, मैं आगे गिनवाऊंगा। आज आप देखिए ना, जहां कांग्रेस गई वहां लूट और महंगाई मचाई और वहां पर बर्बादी की उसने। आज हिमाचल की बात देख लो, वादे तोड़े, वहां पर महंगाई बढ़ाई और वहां पर लोगों को बर्बाद कर दिया। कर्नाटक में आ जाइए, वहां पर तो मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री के खिलाफ जिस प्रकार से मूडा लैंड स्कैम पर हाईकोर्ट ने क्या टिप्पणी की है कि चीफ मिनिस्टर इज बिहाइंड दिस स्कैम, Chief Minister must be investigated, his family has benefited. It is not possible that investigation cannot take place against Chief Minister. Irresistible conclusion that Chief Minister should be investigated. और आज भी स्पेशल कोर्ट ने कहा है कि FIR दर्ज होनी चाहिए मुख्यमंत्री के खिलाफ। और केवल यहां पर रुकती कर्नाटका में बात तो भी समझ जाते। वाल्मीकि स्कैम, वहां पर तो मान लिया कि 190 करोड़ का स्कैम हुआ है, ये बोलते हैं फिगर कम है, पर मान लिया कि स्कैम हुआ असेंबली में। ट्रांसफर पोस्टिंग स्कैम जिसमें एक दलित सिपाही ने आत्महत्या कर दी। खड़गे जी का लैंड स्कैम, एरोस्पेस पार्क की लैंड दलितों के लिए, साधारण दलित स्टार्टअप्स के लिए थी, उनके बदले खड़गे जी के परिवार के ट्रस्ट को मिल जाता है। राइस स्कैम,
चावल में भी घोटाला, दलितों के 14,000 करोड़ को डाइवर्ट करके घोटाला। तो घोटाला ही घोटाला, जहां कांग्रेस जाती है वहां लूट मचाती है। और मैं आपको और एक आज की बात करना चाहता हूं हरियाणा पे, क्योंकि हरियाणा की डिबेट है। यह है एक बहुत ही होनहार शमशेर सिंह गोगी। शमशेर सिंह गोगी कांग्रेस के होनहार विधायक है, सुनिए क्या बोलते हैं, सुनिए। और जब सरकार के अंदर संघ का हिस्सा होगा तो अपने रिश्तेदारों ने भी खुश करेंगे, अपन जो बाहर से हमारी मदद में आ रहे भाईचारे ने भी करेंगे, और पहले अपना घर तो भरेंगे, अपना घर पहले भरेंगे, ये अपने दामादों का घर पहले भरेंगे। गन्नौर के प्रत्याशी कुलदीप शर्मा बोलते हैं कि हम खर्ची और पर्ची पर फिर से लौट आएंगे, मतलब जॉब जो है नॉर्मली नहीं दी जाएगी, जॉब केवल खर्ची पर्ची पर दी जाएगी। जय तीरथ दहिया जो 2 बार के विधायक है वो बोलते हैं हमारी तो पार्टी के टिकट बिक रहे हैं, बाकी क्या क्या बिकेगा आप देख लीजिए। शारदा राठौड़ कहती है कि चमड़ी और दमड़ी के हिसाब से हमें टिकट मिलते हैं। 10 सेकंड और, बहुत महत्वपूर्ण विषय है, बहुत महत्वपूर्ण अंजना जी। चमड़ी और दमड़ी मतलब सेक्सुअल फेवर एंड करप्शन। अब तो कांग्रेस सत्ता में नहीं आई, वहां पर वो महिलाओं का शोषण कर रही है। और आखिरी में कुमारी शैलजा, जो शायद आपको भी इंटरव्यू कल दे रही थी, कुमारी शैलजा बोल रही है टिकटों में बंटवारे में बहुत बड़ा अन्याय हो गया। अभी आलोक शर्मा जी इतना बड़ा बड़ा ज्ञान बांट रहे थे ना, उनसे बोलिए अधिकृत रूप से कुमारी जी को एक बार सीएम घोषित कर दे, सीएम चेहरा। एक बार अभय दुबे जी, पूरा शो निकल जाएगा। अभय दुबे जी की जुबान से निकल नहीं पाएगा कि कुमारी शैलजा जी सीएम कैंडिडेट, क्योंकि हुड्डा जी का फोन आ जाएगा, सीधा डायरेक्ट ऑन एयर आ जाएगा फोन कि अभय जी कैसे बोल दिया तुमने। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सोच समझ के बोलना अभय जी। ठीक है अभय जी, अब आप मोर्चा संभालिए कांग्रेस पार्टी की तरफ से। ये हरियाणा में बहुत चल रहा है, बिना पर्ची बिना खर्ची, बीजेपी कहती है हम नौकरी देंगे, और इधर से आपके 2 नेताओं का बयान, पर्ची खर्ची का फिर से आना। देखिए वो कह रहे हैं कि दामाद दरअसल भ्रष्टाचार का एक प्रतीक बनाकर बीजेपी कांग्रेस पार्टी के खिलाफ रख रही है वहां पर। आपका उस पर जवाब, भ्रष्टाचार के सीधे आरोप पर। काली कमाई के भाजपाई घर जमाई जो मारते हैं लंबे हाथ, हमें दृष्टांत देते हैं, भ्रष्टाचार की बात बताते हैं प्रधानमंत्री जी। पूरे देश भर में घूम के भ्रष्टाचारी इकट्ठे कर लिए हैं, और सबसे बड़े तो आपके दोनों दामाद, वो घर जमाई अडानी अंबानी। अब पूरा हरियाणा ये कह रहा था कि जैसे 9 साल में खट्टर साहब को हटाया, मोदी जी की रैली मत दीजिएगा, पूरे साफ हो जाएंगे। तो मुझे लगता है भाजपाई सत्ता के ताबूत में आखिरी कील ठोकने के लिए प्रधानमंत्री जी हरियाणा की भूमि पर आ गए। प्रधानमंत्री जी जो हरियाणा को बेतहाशा जख्म दिए, वो क्या भूल पाएगा हरियाणा? आपने कृषि के काले क्रूर कानून लाए, 700 किसानों की शहादत हुई, श्रद्धांजलि सदन में नहीं देने दी। अब आपने फिर से एक सांसद कंगना रनौत को लगा दिया कि काले कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आएंगे। फिर से आपने लोनी के विधायक नंद किशोर से कहलवा दिया कि कहो कि कृषि के काले कानून जो कंगना कह रही है वो फिर से हम लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री जी, करनाल के वो आयुष सिन्हा एसडीएम के माध्यम से खट्टर साहब ने जो आदेश दिलवाया था कि किसान एक कदम भी आगे बढ़े तो सिर को लहू लुहान कर देना, और मार मार के लहू लुहान कर दिया, ये किसान भूल पाएंगे? शुभकरण के सिर में 5 से गोली मार दी प्रधानमंत्री जी, एक किसान जो अपने फसलों के दाम मांगने दिल्ली के दरवाजे पर आया था, और सर्वोच्च अदालत चले गए कि हम जांच नहीं चाहते। क्या किसान माफ कर पाएगा? और किसके कहने से कृषि के काले कानून लाए थे? इस पन्ने से बड़ा खुलासा हुआ है। एक अमेरिका का उद्योगपति था जिसने नीति आयोग में दस्तावेज दिए थे, शरद काले, जिसने कहा था कि ये कृषि के क्रूर काले कानून लेकर आइए। प्रधानमंत्री जी, ये देश आपको माफ करने वाला नहीं है। 50 बड़े पूर्व मंत्री, विधायक, पूर्व सांसद आपकी पार्टी को छोड़कर चले गए, 50 से ज्यादा। और कौन कौन? ओबीसी वर्ग का आपका अध्यक्ष, ओबीसी का जो भारतीय जनता पार्टी का मोर्चे का अध्यक्ष है, किसान मोर्चे का अध्यक्ष सुखविंदर कांडा, वो आपकी पार्टी को छोड़कर क्यों चला गया जानते हैं आप? क्योंकि आरक्षण पर आपने आघात किया। आप कहते थे 400 सीटें दीजिए, हम आरक्षण संविधान को बदल देंगे, आरक्षण पर आघात करेंगे। 240 सीटें आने के बाद भी आरक्षण पर वार किया। 45 पदों की लेटरल एंट्री, डिप्टी सेक्रेटरी, सेक्रेटरी, डायरेक्टर के पद, वो तो भला हो राहुल गांधी जी ने मुखरता से आवाज उठाई और आपको उस पर रोक लगानी पड़ी प्रधानमंत्री जी। सार्वजनिक उपक्रमों में क्या दिया लोकसभा में जवाब? 4,80,000 पद हैं एससी एसटी ओबीसी के, शेड्यूल कास्ट के 1,80,000 पद आपने कहा समाप्त कर दिए जाएंगे। 1,02,000 पद शेड्यूल ट्राइब के आपने कहा समाप्त कर दिए जाएंगे। ओबीसी के 1,90,000 पद आपने कहा समाप्त कर दिए जाएंगे। आरक्षण पर आप वार कर रहे हैं, प्रधानमंत्री क्षमा नहीं किया जाएगा। और बेटियों को घसीट घसीट के मारा आपने। बड़े ओलंपियंस की बात करते थे,
वहां गोल्ड मेडलिस्ट बेटियां जब दिल्ली के दरवाजे पर आई कि यौन शोषण हो रहा है, प्रधानमंत्री जी आपको नाम से संबोधित करते थे आप उस बेटी को, लेकिन आपने उसको प्रोटेक्शन नहीं दिया और दिल्ली के दरवाजे पर घसीट के आपकी पुलिस ने मारा। ठीक है, क्या आरोप था आपके सांसद पर? जवान किसान पहलवान का मुद्दा है, पहलवान पर मैं उनसे जवाब लूंगी। तो सर रुकिए शहजाद जी, एक सेकंड। अभय जी, कुमारी शैलजा पर आपने कुछ नहीं कहा। उन्होंने कहा कि एक महिला के तौर पर, एक दलित समाज के नेता के भी तौर पर उनको सीएम बनने का पूरा हक है, इस पर आपने कुछ नहीं बोला। और जल्दी से एक बार बता दीजिएगा ना कि अभी तक राहुल जी की कितनी रैली हुई है हरियाणा में? अंजना जी, पूरा हरियाणा एक तरफा इस बार भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ कर रहा है। और आपके शो में कहा था कुमारी शैलजा एक प्रतिबद्ध कार्यकर्ता है। हर एक व्यक्ति की अपेक्षा अगर उस सार्वजनिक जीवन में काम करता है तो सर्वोच्च पद पर पहुंचने की। इससे बड़ा वक्तव्य हो सकता है कि वो कांग्रेस के तिरंगे में लपेट कर जाना पसंद करेंगी, जैसे उनके पिता उनको तिरंगे को आत्मसात कांग्रेस के किया। भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता की भूख में नहीं है। हम लोग पूरी दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ कोशिश करेंगे कि समर्थन मूल्य का राष्ट्रव्यापी कानून बने, जैसा राहुल गांधी जी ने कहा है। जातिगत सर्वेक्षण हो ताकि दलित समाज को। प्रधानमंत्री जी, आप तो उत्तर प्रदेश से आते हैं। हिंदुस्तान के सबसे ज्यादा 23.7% दलितों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश में होते हैं। 12,221 मुकदमे दलितों पर अत्याचार के उत्तर प्रदेश में हुए। आपको एक बार दलितों वाले मुद्दे पर भी आएंगे, जवानों वाले मुद्दे पर भी आएंगे। कंगना रनौत ने क्या कहा, आज राहुल गांधी ने बिना नाम लिए क्या हमला बोला, उस पर भी आएंगे। लेकिन शहजाद जी, पहलवानों का मुद्दा क्या आपको बहुत भारी नहीं पड़ेगा इस बार हरियाणा के अखाड़े में? क्योंकि विनेश फोगाट सामने मुकाबले में है जुलाना सीट से अपनी ससुराल से। इसके बाद में कुलदीप जी और प्रतीक जी आपके पास भी आऊंगी। लेकिन ये इशू भी बड़ा है और वो हर जगह जाकर कह रही हैं उनके साथ नाइंसाफी हुई और वो चुनाव लड़ रही। देखिए, ऐसा है कि कुमारी शैलजा के विषय में अभी अभय जी ने कहा कि वो कार्यकर्ता है, वो भी लड़ सकती है, वो भी देख सकती है सपना मुख्यमंत्री बनने का। मान्यवर वो लड़ना चाहती थी, टिकट नहीं दिया आपने, तो अभी घोषित कर दीजिए अंजना का शो समाप्त हो उससे पहले कि हम उनको चुनाव लड़वा देंगे। उनकी तो लड़ाई ये थी कि मुझे चुनाव लड़ने दो। एनीवे, अभय दुबे जी कुछ बोले और कुमारी शैलजा कुछ झेले, इन दोनों में बड़ा अंतर है। चमड़ी दमड़ी वाली पार्टी बता रही है महिलाओं के बारे में कि सिमी जॉन जिसके साथ कास्टिंग काउच केरल में हुआ वो बता रही है। कठुआ में जिसका इस्तीफा मांगते थे लाल सिंह को स्टार प्रचारक बना दिया। एक 8 साल की बच्ची के बलात्कारी के समर्थक को प्रियंका वाड्रा ने टिकट दे दिया। वो हमको पहलवान बेटियों के बारे में बता रहे हैं। अंतर हम में और आप में यही है अभय जी कि आपने लाल सिंह पर आरोप लगाया कि बलात्कारियों का समर्थन किया, आपने बृजभूषण पर आरोप लगाया, 4 लेवल की कार्रवाई हमने की और आपने तो लाल सिंह को ही अपना एक एमएलए बनाने के लिए प्रयास करना शुरू कर दिया। आपने तो सिमी जॉन को ही निकाल दिया पार्टी से। आपने प्रियंका चतुर्वेदी को, राधिका खेड़ा को, बड़ी तमाम नेताओं को, सिमी रोजबेल जॉन को, अभी ये शारदा राठौड़ को निकाल देंगे। आपने ना कठुआ पे कुछ बोला, ना कन्नौज पे कुछ बोला, ना केरल पे कुछ बोला, ना कोलकाता पे कुछ बोला। कैसे खामोश हो गए? परंतु आपको पोजीशनिंग करनी की महिलाओं के विषय में बहुत। ठीक है, सिर्फ 2 लाइन का जवाब आपके बीच में नहीं बोला अभय जी, आप बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं। हाँ, 2 लाइन मैं तो कह रहा हूं। अब मैं कंगना वाले विषय को एड्रेस कर ही देता हूं, क्योंकि कंगना वाले विषय पे मैं, देखिए बीच में रनिंग कमेंट्री मत कीजिए भाई जी, मैं आपकी बात पूरे सम्मान से सुन रहा था। देखिए, कंगना वाले विषय को अभी समाप्त करते हैं और इसको एड्रेस करते हैं। कंगना ने जो बोला वो पार्टी की लाइन नहीं है, पार्टी की विचारधारा नहीं है। कंगना ने स्वयं आके अपने बयानों को विड्रॉ किया। पर अंजना जी, अब इस सवाल का जवाब जरूर लेना। कांग्रेस पार्टी के 2019 के मैनिफेस्टो में एक नहीं 2 बार लिखा है एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट हम लोग खत्म कर देंगे, अमेंड नहीं खत्म कर देंगे। आज तक 2019 का मैनिफेस्टो कांग्रेस ने ऑफिशियली विड्रॉ किया है। पॉइंट 1। पॉइंट 2, केरल में जहां पर राहुल गांधी बहुत लंबे समय तक सांसद थे वहां पर एपीएमसी एक्ट नहीं है। पॉइंट 3, पंजाब के कांग्रेस पार्टी के 2017 के मैनिफेस्टो में एपीएमसी को हटाने की मांग थी, क्या उसको विड्रॉ किया है? चौथा, आम आदमी पार्टी के भी 2016 के मैनिफेस्टो में, पंजाब के इस 2016 के एंड में आया था, उन्होंने उसको डाला था कि एपीएमसी को हम लोग अमेंड कर देंगे, अब एपीएमसी को हम लोग हटा देंगे। क्या उन्होंने उसको विड्रॉ किया? सबसे पहले फार्म लॉस को नोटिफाई करने वाली पार्टी कौन सी थी? आम आदमी पार्टी। और इसीलिए मैं आज पूछना चाहता हूं अभय जी से, इधर उधर ना जाए, कुमारी शैलजा को चुनाव लड़ाएंगे? पॉइंट 1। कठुआ वाले को टिकट क्यों दिया? पॉइंट 2। और एपीएमसी के विषय में जो आपके 2019 के मैनिफेस्टो में है, ऑफिशियली बोलिए अंजना के शो में, क्योंकि लाखों लोग देख रहे हैं, हम गलती कर गए थे उसको लाल कर, हम नाक रगड़कर माफी मांगते हैं, उसको विड्रॉ करते हैं। बताइए, अभी बोलिए,
अभी बोले कंगना ने विड्रॉ कर दिया, आप कब विड्रॉ कर रहे हैं? 24 फसलों के कंगना ने एमएसपी पर statement भी withdraw जल्दी क्या से बोली? पहले एक बार सुना देते हैं। अभय जी जवाब दीजिएगा, जल्दी से सुना देते हैं कंगना ने क्या कहा है आज कंगना रनौत ने, और उसके बाद बिना नाम लिए राहुल गांधी ने क्या हमला बोला। जब फार्मर्स लॉ प्रपोज हुए थे तो हम बहुत सारे लोगों ने जो है उनका समर्थन किया था, लेकिन बड़ी ही संवेदनशीलता से और सहानुभूति से हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने वो लॉज जो थे वापस ले लिए थे। और ये हम सब कार्यकर्ताओं का कर्तव्य बनता है कि हम उनके शब्दों की गरिमा रखें। मुझे ये बात भी ध्यान रखनी होगी कि मैं अब एक कलाकार नहीं, भारतीय जनता पार्टी की कार्यकर्ता हूँ, और मेरे ओपिनियंस अपने नहीं होने चाहिए, वो पार्टी का स्टैंड होना चाहिए। तो अगर मैंने अपने शब्दों से और अपनी सोच से किसी को डिसअपॉइंट किया है, मुझे खेद रहेगा। आई टेक माई वर्ड्स बैक। थैंक यू। बीजेपी के जो लोग होते हैं ये आइडियाज को टेस्ट करते रहते हैं। ये किसी से कहते हैं कि आप ये आइडिया पब्लिक में रखिए और फिर रिएक्शन देखते हैं। यही हुआ है। उनके एक सांसद ने किसान कानून, जो काले कानून थे, उनको रिवाइव करने की बात की है। मोदी जी आप क्लैरिफाई कीजिए, आप इसके खिलाफ हैं या आप फिर से बदमाशी कर रहे हैं? क्या वो किसान के कानून रिवाइव करेंगे या नहीं? और अगर करेंगे तो फिर मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि इंडिया गठबंधन पूरा इनके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। 700 लोग शहीद हुए हैं, उनकी याद करनी है, उनकी रिस्पेक्ट करनी है। मोदी जी ने 2 मिनट मौन नहीं रखने दिया था, हम ये कभी नहीं भूलेंगे। आपको बताते हैं हरियाणा में किसानों का मुद्दा इतना बड़ा क्यों है, क्योंकि देखिए जवान, किसान और पहलवान तीनों को समझिए। सबसे पहले अगर आप जवानों के मुद्दे पर आएंगे तो हरियाणा की जो कुल आबादी है वो पूरे देश की सिर्फ 2% है, लेकिन जो सशस्त्र बल है भारत में उसमें 10% लोग हरियाणा के हैं, 10%। और इसीलिए प्रधानमंत्री ने आज कहा कि देखिए अनुच्छेद 370 35A की वापसी, पत्थरबाजी की वापसी वाले एनसी के एजेंडे पर कांग्रेस चल रही है, और हरियाणा के ही वो जवान हैं जो जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी का सामना करते हैं, उन्हीं पर पत्थर फेंके जाते हैं। अब आपको जल्दी से बता देते हैं इसी के साथ साथ किसानों वाला, आखिर किसानों का मुद्दा इतना बड़ा वहां पर क्यों है। कृषि प्रधान प्रदेश है, 70% आबादी कृषि से यहां पर जुड़ी हुई है। यही नहीं, प्रदेश की जो 35 सीटें हैं, 35 सीट्स वो किसान बहुल मानी जाती है। केंद्रीय खाद्यान्न भंडार में दूसरा सबसे बड़ा अगर योगदान किसी राज्य का है तो वो हरियाणा है। हरियाणा में करीब 25 लाख किसान है। 90 में से 35 सीटों पर किसान तय करते हैं कौन जीतेगा। अरे अभय जी, जब प्रधानमंत्री ने पहले ही वापस ले लिए तीनों कानून, तो पुरानी बातों को उठाकर क्या एक बार फिर से भ्रम फैलाने की कोशिश है? आप लोग कह रहे हैं राहुल गांधी के आरक्षण वाले बयान पर देखिए ये लोग झूठ फैला रहे हैं, तो इस पर भी तो झूठ फैलाने से समान ही हो गया ना। 3 कृषि कानून तो पीएम ने बहुत पहले वापस ले लिए हैं। सवाल जोड़ दीजिए अंजना जी, मेरा सवाल उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी के एक MSP संवैधानिक पर पद भी, की शपथ प्लीज खाने रुकिए, वाले रुकिए। विधायक ने उस 1 मिनट अंजना जी, बोलिए अंजना जी, भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक ने भारतीय जनता पार्टी की सांसद के कहने के बाद समर्थन किया। भाजपा की ये प्रवक्ता का स्टेटमेंट आने के बाद समर्थन किया नंद किशोर ने, जो लोनी से विधायक है। और मैं पूछना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी विनम्रता से, क्या सबसे ज्यादा शहादत हरियाणा के किसानों की नहीं हो रही जम्मू कश्मीर में? आप जब जम्मू यहां पर आए हरियाणा में, प्रदीप नरवान, उसकी गर्भवती पत्नी, एक युवा 24-25 साल का, उसकी शहादत हो गई वहां पर। उसके पहले मिस्टर मोहित कलकल मेजर बनने से रह गया, उसकी शहादत हुई। 26 हमले हुए पिछले 100 दिन में। जिस दिन आपका मंत्रिमंडल शपथ ले रहा था, जम्मू के रियासी में 50 राउंड फायरिंग हुई, और जो श्रद्धालु थे वहां के मंदिर जाने वाले, 9 लोगों की हत्या कर दी गई और 41 लोगों को गंभीर रूप से घायल कर दिया। प्रधानमंत्री जी, आपको जरा भी दुख नहीं होता अग्निवीर जैसी स्कीम? और आपने कहा था सेना ने 30 साल से प्रयास किए, नहीं, नरवणे साहब ने अपनी किताब में लिखा कि समूची सेना चौंक गई थी जब ये इसकी घोषणा की गई। आप प्रधानमंत्री बने थे, सबसे पहला निर्णय क्या लिया था? एक के बाद एक जमीन हथियाने के 3 अध्यादेश लेकर आए थे। राहुल गांधी और किसान सड़कों पर उतरे, आपकी सरकार को घुटने फेंकने पड़े, आपको नाक रगड़ने पड़े इन 3 काले कानूनों को वापिस लेने के लिए। क्या आप फिर से वो दोहराना चाहते हैं? आपने किसानों का 150 छोटा सा जवाब शहजाद जी, वरना कांग्रेस बीजेपी की लड़ाई रहेगी, बाकी दोनों बोल नहीं पाएंगे। करोड़ रुपए एकदम छोटा सा, सिर्फ 2 लाइन, निजी कंपनियों को कमवा दिया। सिर्फ 2 लाइन का जवाब। बिल्कुल समझता हूं,
मैं आपकी पोजीशन बिल्कुल हाँ बिल्कुल अंजना जी, आपका पूरा सम्मान करते हुए 2 ही लाइन बोलूंगा। अंजना जी, मेरा सवाल बहुत स्पेसिफिक था। कंगना रनौत ने अपना स्टेटमेंट कैटेगोरिकली अनकंडीशनली विड्रॉन फ्रॉम द पब्लिक डोमेन। अब मैं कांग्रेस से स्पेसिफिकली केरला पे नो एमपीएमसी है, इनका 2019 का मैनिफेस्टो हैज इट बीन विड्रॉन, ये स्पेसिफिकली पूछा। और दूसरी बात, अभी उन्होंने हमारे सेना के लोगों की शहादत की बात की। सड़क का गुंडा किसने कहा था सेना प्रमुख को? और पाकिस्तान से बातचीत करने की बात जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहा है, जिसका स्वागत पाकिस्तान के ख्वाजा आसिफ कर रहे हैं। इस पर स्टैंड ले लीजिए। जी, आप कोई चीज पर स्टैंड नहीं लेते, आप किसी भी सवाल का जवाब सीधा देने के बदले आपकी पार्टी पर आरोप लग रहा है कि आप कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि देखिए मैंने भी भूपेंद्र हुड्डा जी का इंटरव्यू किया, उन्होंने कहा कि हमने अच्छा ऑफर दिया था जो उनकी स्थिति है हरियाणा में उसको देखते हुए, लेकिन उन्होंने ऑफर स्वीकार नहीं किया, इसलिए गठबंधन नहीं हो पाया। ऐसे में आप किसकी तरफ से काम कर रहे हैं? सवाल ये इसलिए पूछा जा रहा है क्योंकि बीजेपी कह रही है कि अब आप लोग आइडियोलॉजिकली कांग्रेस पार्टी के करीब हो गए हैं, जिनके विरोध में आप राजनीतिक पार्टी बने थे, क्योंकि आप गठबंधन करना चाह रहे थे, हो नहीं पाया। अंजना जी, ये आरोप हम बहुत झेल चुके हैं। दिल्ली में जब आम आदमी पार्टी पहली बार चुनाव लड़ी थी, तब भी हम पे आरोप लगे थे कि ये तो बीजेपी की भी टीम है, ये कांग्रेस की भी टीम है, ये इसके लिए काम कर रहे हैं, उसके लिए काम कर रहे हैं। नतीजा सबको पता था कि पहली बार में 28 सीटें दिल्ली विधानसभा चुनाव में हमने जीती थी। पंजाब में जब हम चुनाव लड़ने गए तब भी हम पे ये आरोप लगे, और मैं फिर आपके चैनल पे कह रहा हूं, हम किसी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम तो हरियाणा के नौजवान की लड़ाई लड़ रहे हैं, हरियाणा के युवा की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने किसान भाइयों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा की लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 घंटे बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, उनको रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों की लड़ाई लड़ने का काम आम आदमी पार्टी हरियाणा में कर रही है। दूसरी बात एक और, अभी मैं चर्चा सुन रहा था, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आप अपनी बात बोल लीजिएगा, लेकिन कुलदीप जी आप वोट तो कांग्रेस का ही काटिएगा ना, आप ही से सवाल है, आप ही से सवाल है, वोट तो लेकिन कांग्रेस पार्टी का ही काटिएगा ना। देखिए, मेरा आपसे निवेदन है कि कृपया आप ये एनालिसिस मत कीजिए। आपका एनालिसिस अभी फेल हो चुका है। 400 सीटें देश के आप बीजेपी को दे रहे थे, 240 से बीजेपी अटक गई। आप कह रहे थे उत्तर प्रदेश 75 सीटें आ रही हैं, वो कहां के अटक गए? तो आप ये एनालिसिस मत कीजिए हम किसका वोट काट रहे हैं। हम किसी का वोट काटने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। हम हरियाणा के लोगों को रोजगार की लड़ाई लड़ रहे हैं, 24 घंटे बिजली की लड़ाई लड़ रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छे स्वास्थ्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। और आम आदमी पार्टी के बिना हरियाणा में किसी की सरकार बनने नहीं जा रही है। यह आपके चैनल पे बैठ के पूरी जिम्मेदारी से मैं कह रहा हूं। और दूसरी बात, क्यों नहीं बनेगी? हरियाणा के किसानों की लड़ाई हमने लड़ी है अंजना जी। मुझे याद है कि जब 3 काले कानून आए हरियाणा के हमारे किसान भाई जब दिल्ली आ रहे थे, तो दिल्ली के बॉर्डर के दिल्ली के अंदर उन्हें स्टेडियम बनाने के लिए परमिशन मांगी गई, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने एक झटके में सारी परमिशन को कैंसिल किया और एक भी स्टेडियम को जेल नहीं बनने दिया। हमारे किसान भाइयों के जब यूपी बॉर्डर पे, हरियाणा बॉर्डर पे जब उनको पानी बंद कर दिया गया था, टॉयलेट छीन लिए गए थे, तो अरविंद केजरीवाल जी सरकार और आम आदमी पार्टी उनकी लड़ाई लड़ने का काम कर रही थी, उनके साथ खड़े होने का काम कर रही थी। तो आज ये कह रहे 3 काले कानून वापस आने चाहिए। अरे कंगना जी के बयान का खंडन तो नहीं किया प्रधानमंत्री जी ने, सारी इधर की बातें करी। अरे कंगना जी की बात पे क्यों नहीं बोले प्रधानमंत्री जी? वो आके बोले ना, लेकिन नहीं, इनकी ये मानसिकता है। कंगना रनौत पहले आके किसानों के ऊपर सवाल खड़ा करती हैं, उनको पता नहीं क्या क्या कहती हैं, और उसके बाद आके 3 काले कानून की बात करती हैं। ये पूरी प्लानिंग भारतीय जनता पार्टी की है कि 3 काले कानून वापस लाने की। मैं कहता हूं कि हरियाणा के लोग अब की बार भारतीय जनता पार्टी को 0 पे पहुंचा देंगे। जो इनके हाल है ना, और कंगना जी का उसमें बहुत बड़ा योगदान होगा, क्योंकि वो आज भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के कहने पर, प्रधानमंत्री जी कहने पर इस प्रकार की बयानबाजी कर रही हैं। शहजाद जी कितना भी खंडन कर ले भाई, आपकी पार्टी की सांसद है, आप बार बार कहते रहोगे, बार बार कुछ भी कहते रहोगे किसानों के बारे में, और आके माफी मांगते रहोगे। इतने बेवकूफ नहीं बनने वाले देश के किसान। कुलदीप जी रुक जाइए, मैं प्रतीक जी आ रही हूं आपके पास। शहजाद जी अभी इंतजार कीजिए। कुलदीप जी, 2 बातें। एक तो एक्सेस माई इंडिया जैसी एजेंसी ने ये एग्जिट पोल किया था, वो गलत साबित हुआ, उसे हमने स्वीकारा, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि पॉलिटिकल एनालिसिस करना बंद कर दे क्योंकि आम आदमी पार्टी को पसंद नहीं है। इस एनालिसिस के पीछे का तथ्य यह है कि चाहे वो दिल्ली हो या पंजाब हो, आप कांग्रेस पार्टी की ही सरकारों को हटाकर वहां पर सत्ता पर काबिज हुए हैं। इसीलिए यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि जब भी त्रिकोणीय लड़ाई होती है तो जाहिर तौर पर जो एंटी बीजेपी वोट्स हैं उनके बटने का डर रहता है, इसलिए आपसे प्रश्न पूछा गया था। एनालिसिस का आधार है, यूं ही बेवजह हम लोग प्रश्न नहीं करते हैं। प्रतीक सोम, ये प्रश्न आपसे भी पूछा जाता है। दिल्ली की बीजेपी में, दिल्ली की एमसीडी में किसकी सरकार थी? एमसीडी से आपने सरकार ली है। दिल्ली एमसीडी में किसकी सरकार थी 15 साल से? लेकिन दिल्ली की सरकार आपने कांग्रेस से ही छीनी है। एमसीडी सरकार बीजेपी की थी। दुष्यंत चौटाला, ठीक है, दुष्यंत चौटाला का भी मैंने इंटरव्यू किया, आपके नेता का भी इंटरव्यू किया जेजेपी की तरफ से अध्यक्ष का, और इसीलिए प्रतीक सोम, ठीक है प्रतीक सोम जी,
ये आरोप आपकी पार्टी पर भी लगता है और उन्होंने कहा कि नहीं चाबी है और इस बार हरियाणा क्या हम दिल्ली की भी चाबी हमारे हाथ में आएगी। लेकिन कई लोग मान रहे हैं कि 10 सीटें पिछली बार देने के बाद बहुत उम्मीदें थी लोगों को दुष्यंत चौटाला से, लेकिन चूंकि उन्होंने बीजेपी के साथ सरकार बना ली, फिर 6 महीने पहले जब सरकार ऐसी स्थिति में थी कि गिरे भी ना, उन्होंने अलग हो गए। मतलब वो कहते हैं कि मैं नहीं हटा, मुझे हटाया गया, जो भी वजह रही। लेकिन कुल मिलाकर आपका अलग लड़ना किसको फायदा किसको नुकसान पहुंचाएगा? क्या सिर्फ इसलिए लड़ रहे हैं कि त्रिशंकु विधानसभा हो और हम चाबी लगाएं? वक्त से पहले बहुत हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से काफी बड़ा हूं। ये जो मैं शब्द कह रहा हूं ये 36 साल के युवा दुष्यंत चौटाला के लिए बोल रहा हूं, जिसको आज सबको पता है कि हरियाणा के जितने भी कद्दावर नेता है उनको सबसे बड़ा थ्रेट मानते हैं। आप कोई भी आज के टाइम में इंटरव्यू उठा के देखिए, दुष्यंत चौटाला उनके जुबान पे जरूर आएगा। उसका रीजन है 25 साल की उम्र में जब यह युवा नेता संसद में पहुंचा और केंद्र सरकार ने हिमाकत करी कि ट्रैक्टर को कमर्शियल कैटेगरी के अंदर लाने के लिए ट्रैक्टर लेकर संसद में घुस गया। जब इनको अपनी पार्टी से निकाला गया, एक राजनीतिक षड्यंत्र किया गया, बाकी जो नेता हैं वो लोग झंडे और डंडे की लड़ाई में फंसे रहते हैं। इस युवा नेता ने 10 महीने के अंदर अपनी पार्टी खड़ी करी, 17% का वोट बैंक लेकर आया और जो लोगों से अपने मैनिफेस्टो में वादे किए, सत्ता के अंदर जाके उन वादों को पूरा किया। हरियाणा के अंदर अंजना जी, ये तीनों लोगों ने अभी मैंने सबमिशन सुने, किसी ने हरियाणा की प्रॉब्लम पे बात नहीं करी। कंगना ने क्या बोला, कुमारी शैलजा सीएम बनेगी नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का वोट काट रही है, इन पे बात हुई। लेकिन हरियाणा के अंदर आज जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो है बेरोजगारी का। बेरोजगारी का जो मुद्दा है उसको सॉल्व करने की एक नेता ने जो सोची वो दुष्यंत चौटाला ने सोची। रेवोल्यूशनरी बिल 75% रोजगार आरक्षण कानून जो लेकर आए वो हमारी पार्टी लेकर आई। आज अभय दुबे जी हंस रहे हैं क्योंकि ये यहाँ के युवाओं की जो प्रॉब्लम है उससे वाकिफ नहीं है। ये शायद हरियाणा के अंदर पता नहीं इन्होंने कभी कदम भी रखा है नहीं रखा। आप लोग जब 4.5 साल तक सरकार में थे तब आप लोग वाकिफ थे कि नहीं थे, ये बताइए। मेरे को कंप्लीट करने दीजिए जी। किसानों के मुद्दे पे आज ये कहते हैं, मैं अभय दुबे जी से पूछना चाहता हूं, जब ये किसानों का बिल आया तब इनकी पार्टी के जो लीडर हैं दीपेंद्र हुड्डा जी, वो राज्यसभा के अंदर सांसद थे। एक बार भी क्या संसद के अंदर आवाज उठाई? क्या एक बार भी प्रधानमंत्री जी से जाके मिले? पहलवानों के मुद्दों के ऊपर क्या इन लोगों ने प्रोटेस्ट की जगह को छोड़कर कहीं भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी? कहीं भी केंद्र के नेता से जाकर मिले? सिर्फ एक मीडिया ऑप्टिक्स दिया गया, एक ऐसा परसेप्शन बनाया गया कि दुष्यंत चौटाला सत्ता के साथ है। नहीं, दुष्यंत चौटाला ने सत्ता जब छोड़ी जब बीजेपी ने 5100 रुपए पेंशन जो हमारा मैनिफेस्टो के अंदर प्रॉमिस था उसको मना किया हमने, तब छोड़ी। दुष्यंत चौटाला ने सत्ता तब छोड़ी जब एमएसपी के ऊपर कॉम्प्रोमाइज की खतरा आया। आपको 2020 की आपकी मीडिया की रिपोर्टिंग है, उन्होंने बोला है कि विल रिजाइन इफ एमएसपी डिसकंटिन्यूड। एक भी आप नेता बताइए हरियाणा के अंदर जो ये साहस दिखाता है कि मैं सरकार से बाहर आ जाऊंगा अगर एमएसपी डिसकंटिन्यू। और आज देखिए जो किसान कानून की बात है, एक सवाल है ना प्रतीक जी जिसका कोई जवाब नहीं है दुष्यंत चौटाला के पास। मैंने भी उनसे पूछा कि ना उन्होंने किसान आंदोलन के वक्त इस्तीफा दिया, ना उन्होंने पहलवान आंदोलन के वक्त इस्तीफा दिया, उन्होंने इस्तीफा बाद में दिया। देखिए ये प्रश्न उनसे पूछा जाएगा, ये उनकी राजनीति में ये सच है। युवा नेता के तौर पर वो उभरे और उन्होंने एक अलग अपनी पहचान बनाई है, लेकिन अभी पैरों के नीचे की जमीन खिसकी हुई है, उन्हें नए नए लोग ढूंढने पड़ रहे हैं। उनकी मां नैना जी के अलावा जुलाना के एक विधायक उनके पास बचे, वरना 7 के 7 विधायक निकल लिए हैं उन्हें छोड़कर। शहजाद पूनावाला जी, रुक जाइए अभय जी, चूंकि तीनों पार्टियों ने अब हमला किया है बीजेपी पर, तो आप जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री से लेकर हर मुद्दे पर तीनों के प्रश्न है, मुझे लगता है कुलदीप जी का भी, अभय जी का और प्रतीक जी का, तीनों का जवाब दीजिए। ठीक है, एक एक करके जवाब देता हूं क्योंकि पूरा घुमा फिरा के मामला किसान के विषयों पर ही आ रहा है, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे भी सवालों का स्पेसिफिक जवाब जैसे मैं देता हूं वैसे लिया जाए। मैंने कांग्रेस से बार बार पूछा है, 2019 का मैनिफेस्टो विड्रॉन है, हो सकता है कि राहुल गांधी उसको फिर से लागू करवा दे, केरला वाला मॉडल लागू करवा दे, पंजाब का जो आम आदमी पार्टी का मैनिफेस्टो वो लागू करवा दे। तो ये दोनों पार्टियों को बताना चाहिए कि वो मैनिफेस्टो विड्रॉन है और वो जनता के सामने नतमस्तक होकर माफी मांगते कि नहीं मांगते। हमने तो कर दिया विड्रॉ वो बिल्स, इनका क्या स्टैंड है? दूसरी बात, कर्नाटका में 1200 किसानों ने आत्महत्या किया। अभय जी आपको शायद नहीं पता होगा, अभी मेरे भाई कुलदीप जी दिल्ली के विधायक है, वैसे उनको पूछे कि पंजाब में कितने दाम पर बिक रहा है मूंग दाल,
एमएसपी है मैं एमएसपी बता देता हूं 8,555 प्रति क्विंटल सेंटर के द्वारा घोषित। आपको पता है कि वादा करने के बाद भगवंत मान की सरकार के बाद 2 साल में 1% भी एमएसपी पे खरीद नहीं की गई है राज्य सरकार के द्वारा। मूंग दाल किसानों की उनको 900-800 रुपए के घाटे में बेचना पड़ा है और वहां पर डीजल का दाम, बिजली की सब्सिडी हटा दी गई है। ये इनके करतूत है। यहां पर आकर कुछ भी बोलकर निकल जाना है क्योंकि कोई अकाउंटेबिलिटी नहीं है। तीसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, मैं आपको अभी अपने हरियाणा का ट्रैक रिकॉर्ड बताता हूं। सेक्स रेशियो जब मोदी जी और हमारी राज्य की सरकार आई 871 था, आज 916। 1 करोड़ से ज्यादा आयुष्मान कार्ड, डीबीटी के माध्यम से 75,000 करोड़ गरीबों के अकाउंट में। एमएसपी वीट का एमएसपी 2014 में 1350, मोदी जी ने 2275 किया। राइस का एमएसपी 1310, 2300 किया। एग्रीकल्चरल बजट हरियाणा का 1180 करोड़ 7900 करोड़ किया। प्रोक्योरमेंट 28 लाख मीट्रिक टन चावल की केवल हमने 60 लाख मीट्रिक टन किया। ग्रोथ रेट हमारी 6.94% थी हरियाणा की, आज 11%। आज चौथे रैंक पर एफडीआई में। नेशनल हाईवे मात्र 1500 किलोमीटर कांग्रेस 60 वर्ष में बनाई, हमने 3391 किलोमीटर किया। रेलवे का बजट 315 करोड़ हरियाणा का, आज उसका बजट 3380 करोड़। 7 मेडिकल कॉलेज 15 किए। एक भी बार अभय जी अपने 10 वर्षों का गिनवा दे, वो गिनवाएंगे खर्ची पर्ची, वो गिनवाएंगे कि देखिए हमने वाड्रा को इतनी स्कैम की लैंड दे दी, हमने यहां पर इसको इतना एमआर को इतना स्कैम का लैंड दे दिया, वो यही गिनवा पाएंगे। वरना मैंने जो आंकड़े गिनवाए हैं अभय जी अपने समय के गिनवा दे। और मैनिफेस्टो पे 2019 के और 2017 के स्पेसिफिक जवाब चाहिए, केरल पर स्पेसिफिक जवाब चाहिए। ठीक है, केरल एपीएमसी एक्ट, उस पर भी आप स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा, लेकिन एक प्रश्न मेरा भी है, उसका भी साथ जवाब दीजिएगा। राहुल गांधी जी हरियाणा में प्रचार के लिए अभी तक क्यों नहीं पहुंचे हैं? ये प्रश्न आपने कहा कि देखिए पीएम ने अभी तक 2 ही रैली वहां पर की है, लेकिन राहुल गांधी तो गए नहीं। और देखिए सर, 5 अक्टूबर को वोटिंग है, 3 के बाद प्रचार हो नहीं पाएगा, 7 या 8 दिन बचे हैं कुल मिलाकर। ऐसे में कल पहली बार वो पहुंच रहे रैली करने के लिए, कुमारी शैलजा उनके साथ होंगी। क्या ये जो आंतरिक गुटबाजी है उसने इतना एम्बैरेसमेंट आपके आला कमान को कर दिया कि रैली करना मुश्किल हो रहा था, या वजह क्या थी? जो भी थी बताइए। आत्मविश्वास से भरा हो हरियाणा के लोगों ने इतना आत्मविश्वास दे दिया कांग्रेस पार्टी को कि ये प्रश्न सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से पूछना चाहिए कि क्यों मोदी जी जो एक राज्य में 40-40 रैलियां करते हैं, दूसरी बार हरियाणा आए और वो भी बेड़ा गर्क कर दिया हरियाणा का। मैं सिलसिलेवार जवाब देता हूं। मेरे विद्वान साथी हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लेकिन शायद थोड़ा अध्ययन कम रह गया। डिसेंट्रलाइज्ड प्रिक्योरमेंट स्टेट्स होती है, ये जिम्मेदारी जो प्रिक्योरमेंट की होती है वो केंद्र सरकार की होती है। केरला प्रांत में 16 कमोडिटीज ऐसी हैं जिसको वो केंद्र सरकार के बावजूद सपोर्ट प्राइस की लिस्ट में डालकर रखते हैं, जिसमें वेजिटेबल्स होती है और पेरिशेबल गुड्स होते हैं। अब आपने मूंग की दाल का जिक्र, बड़ा अच्छी बात कहते हैं। देखिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता अपने पैर पर कैसे कुल्हाड़ी मारते हैं। तो फिर कहिए ना केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को कि अगर मूंग की दाल कम दाम में बिक रही है तो फिर मोदी जी 6,400 करोड़ रुपए का प्रोविजन आपने रखा प्राइस डिफिशियंसी स्कीम, कि अगर देश में कोई भी फसल समर्थन मूल्य से कम दाम में बिकेगी तो केंद्र सरकार उन किसानों के खातों में सीधा पैसे डाल देगा। तो कहिए मोदी सरकार से कि उन खातों में सीधा पैसा डालें। 25,000 रुपए प्रति हेक्टेयर आपने इनपुट कॉस्ट बढ़ा दी खेती की, इसलिए किसान आत्महत्या करने के लिए मजबूर है। पूरे समूचे देश में आत्महत्या किसान कर रहा है क्योंकि आपने कीटनाशक पर, खाद पर, सब पर जीएसटी। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन एग्रीकल्चर को कहा कि 2017 से मोदी सरकार को लिख रहा हूं कि आप कृषि यंत्रों पर, ट्रैक्टर पार्ट्स पर जीएसटी हटाइए ताकि इनपुट कॉस्ट कम हो। रिकॉर्ड की बात है ये। क्या खरीदते हो आप? प्रिक्योरमेंट कितना करते हो? आपने गेहूं खरीदा है 17.59% प्रोडक्शन का, 187 लाख टन पैदा हुआ था, 17.15% आपने खरीदा। तिलहन खरीदा, 376 लाख टन उत्पादन हुआ, 0.48 लाख टन, 0.13%। तिलहन, सोयाबीन, सूरजमुखी, सरसों 0.13%, दालें 0.43%, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का 0.26%। इसलिए तो राहुल गांधी कह रहे हैं समर्थन मूल्य का कानून लेकर आइए प्रधानमंत्री जी, मगर उनको तो चंद उद्योगपतियों को शहजाद जी इसका जवाब दीजिए। अभय जी, लेकिन एक प्रश्न है ना, बात पर एक सेकेंड सुनिए। अभय जी, आपकी बात अपनी जगह पर सही है, लेकिन बात पर फेडरल स्ट्रक्चर की दुहाई देने वाली पार्टियां जब उनकी राज्य सरकारों की बात आती है तो उनको क्लीन चिट दे देती हैं। अगर कर्नाटक में किसानों की आत्महत्या पर सवाल पूछा जाएगा तब भी अगर सारा का सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी केंद्र का ही है, तो फिर सरकारों की, राज्य सरकारों की क्या जवाबदेही है? आप यूपी पर, एमपी पर, अब राजस्थान पर, राज्यों पर हमला करते हैं ना।
राज्य सरकार की भी तो जवाबदेही बनेगी हर मुद्दे पर, नहीं? अंजना जी, इसलिए अंजना जी इसका इसलिए जवाब, है कि जीएसटी राज्य सरकार डीजल पर तय नहीं करते, जीएसटी कीटनाशक पर राज्य सरकार तय नहीं करते, जीएसटी खाद पर राज्य सरकार तय नहीं करती, कृषि यंत्रों पर राज्य सरकार तय नहीं करती, लेकिन यही मूल्य हर राज्य में है। ट्रैक्टर के टायर पर यही हीरा मूल्य खरीदने जाते लोग, यही मूल्य हर राज्य में है। अगर किसी एक राज्य में ज्यादा आत्महत्याएं हो रही हैं तो समझना पड़ेगा कि वहां की वजह क्या है, वहां की जवाबदेही क्या है। लेकिन शहजाद पूनावाला जी, उन्होंने एक कर गिनाया कि केंद्र जो खरीद कर रही है उसमें कितनी कमी है, वो उन्होंने गिनाया फसल दर फसल। आप उस पर जवाब दीजिए। देखिए अंजना जी, कम से कम इतने साफ गोई से झूठ इतने बड़े चैनल पर नहीं बोलना चाहिए। अब पहले तो ये बोलते हैं कि केरल में एपीएमसी एक्ट और मंडी नहीं होना बिल्कुल अच्छी बात है, और पूरे देश में कहते हैं कि एमएसपी लॉ में गारंटी हो। वो गारंटी कहां लागू होगी? एपीएमसी होगा, मंडी होगी, तभी तो लागू होगी। तो केरल के लिए अलग नियम कानून और बाकी देश के लिए अलग नियम कानून। और अगर आपको केरल मॉडल इतना पसंद है तो आप अपने राज्यों में भी लागू कर दो, या अपने राज्यों में एमएसपी की गारंटी देने से कौन रोक रहा है आपको? आप दे दीजिए वहां पर कानून बनाकर। अगर केरला अपना कानून बना सकता है तो आप भी अपना बना दीजिए और कर दीजिए, किसने रोका है आपको? परंतु बात वो नहीं है। बात यह है कि भगवंत मान ने, मैं ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूं, भगवंत मान ने जब वो मुख्यमंत्री बने मूंग दाल के किसानों को गारंटी दी थी कि जितनी भी आपकी मूंग दाल की फसल है इसको उगाओ, मैं आपकी एक बोरी खरीदने को तैयार हूं सेंटर के रेट पर। सेंटर ने अच्छा रेट घोषित किया। भगवंत मान की बारी आई कुलदीप जी को भी दिखाई। कुलदीप जी जवाब देना चाह रहे हैं। वो अभी बाजवा जी ने अच्छा वर्णन किया है उनका कि 3 बजे के पहले कोई और दिशा में होते हैं और 3 बजे के बाद कोई और दशा में होते हैं। तो हो सकता है ये 3 बजे वाले बाद की दशा थी तो इसलिए वो नहीं दे पाए। तो मुझे लगता है ये बाजवा जी के वर्ड है, मेरे वर्ड नहीं है। मुझे लगता है इसका जवाब होना चाहिए। और 1200 किसानों की आत्महत्या, उस पर एक शहजाद पूनावाले यहाँ चैनल पे आके इतने कॉन्फिडेंट झूठ बोल जाते हैं। इन्होंने कहा किसानों की सब्सिडी खत्म हो गई, इन्होंने कहा कि एमएसपी पे नहीं खरीद रही है, और अभी इनका जवाब भी दिया दुबे जी ने। मैं इनको बताना चाहता हूं कि पंजाब ऐसा स्टेट है जहां 300 यूनिट बिजली मुफ्त, चाहे वो घर हो चाहे वो किसान की खेती के लिए हो, सरकार देने का काम करती है। अगर तुम्हारे किसी स्टेट में, तुम्हारी इतने राज्यों में सरकार है 22 राज्यों में, अगर एक स्टेट में मिलता हो तो मुझे बता दो। दूसरी बात यह कि किसानों के जो एमएसपी देने की आय दुगनी करने की गारंटी किसने दी थी? भाजपा की सरकार ने, मोदी जी ने दी थी। उन्होंने कहा अब बहुत ही किसानों में मार, दुगनी देंगे एमएसपी, हम उनकी इनकम दुगनी करेंगे, एमएसपी देंगे। कितनी फसलों में एमएसपी देने का काम केंद्र सरकार ने किया। बस इतने की इजाजत देता। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। देखते रहिए आज।